गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन है मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एन एनर्जी ऑफ 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द रेडिएशन बिलोंग्स टू द रीजन ऑफ। ये किस रीजन को बिलोंग करता है? मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी दी है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रेडिएशन किस रीजन में आएगा? ठीक है, तो रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसका जो क्रम होता है वो होता है RMIVUXG, मीन्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। इस तरह से होता है इसका स्पेक्ट्रम। तो इसमें एनर्जी दी है इसमें 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है HC/E, ठीक है, HC/E। ये फॉर्मूला होता है इसमें, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC/लैम्डा, तो लैम्डा उधर ले गए तो ये HC/E आ जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट में अगर हम लिख सकते हैं तो जो HC होता है सॉल्व करके कितना आ जाता है? अगर एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो ये हो जाता है 12400/E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया है? ये 13.2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। जो K है उसको हमने 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कर देंगे इसको, कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी, 10⁻+3 ऊपर जाके -3 में हो जाएगा, बदल जाएगा। इसके जो +2 हैं और -3 में से कम हो जाएंगे, कितना बचेगा? 10⁻⁻1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.939 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मीन्स होता है 10⁻⁻10, तो 1 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये किस रीजन में बिलोंग करेगा? एक्सरे में, क्योंकि एक्सरे जो होता है उसमें जो वेवलेंथ आती है वो आती है 10⁻⁻8 मीटर से टू 10⁻⁻13 मीटर तक, तो इसलिए एक्सरे में आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 cells of voltage 10 volt and 2 volt and internal resistances 10 ohm and 5 ohm respectively are connected in parallel with the positive end of 10 volt battery, ठीक है, 10 वोल्ट बैटरी से उसका कनेक्ट करा है। कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ 2 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। फिगर में दिया है, फाइंड द इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ये इफेक्टिव EMF और इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से इसी क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो सर्किट दिया है बेटा, इसमें ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक अलग से रेजिस्टेंस इसमें दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो मेन जो सेल है वो ये सेल है, इसमें से करंट I1 पास हो रही है, ठीक है। तो इधर से ले रहे हैं हम, ये I1 करंट इसमें से निकलेगी। अब ये यहाँ पे जाके 2 करंट्स में बदल जाएगी, मतलब I2 में और I1 में, ठीक है। ये जो सेल है, इस सेल से एक 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ में तुम्हें पता है कि क्या होगा कि मेन करंट कौन सी है इसमें? I1। तो I1 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? I और I2 में। तो I1 = I + I2। अब I2 की वैल्यू हम इससे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? I1 - का I, ठीक है। अब हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं किसके अंदर? 2 वोल्ट में, 5 ओम में और R में, यानी कि अपर वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ठीक है, इसमें लगा रहे हैं बेटा। ये 10 वोल्ट की सेल है, ये 2 वोल्ट की सेल है, ठीक है। तो अपर लूप में लगाएंगे तो मैं आपको पता है कि कैसे लगाते हैं हम इसके अंदर। सिग्मा E = σIR होता है फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होता है सिग्मा डेल्टा V = 0। अब क्योंकि हम इसमें सेल ले रहे हैं तो सेल के अंदर सिग्मा E = σIR आएगा, ठीक है। तो इसमें करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब करंट है यहाँ पे I2 और रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी है? ठीक है, तो इसके अलोंग हम इसको क्या लेंगे? प्लस लेंगे, 5I2। अब इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, अलग है,
तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। माइनस का आई आर इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ कितना है, 2 ओम है। बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो I2 करंट है इसकी डायरेक्शन और I करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए I को हम I2 के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट में लेंगे यानी माइनस में लेंगे। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम लूप लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला बड़ा वाला लूप, जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 करंट इसमें से निकल रही है। ठीक है। अब देखो आप इसमें I1 करंट की और I करंट की डायरेक्शन क्या सेम है, एक ही डायरेक्शन में है ना, एक डायरेक्शन में होंगे, इसलिए दोनों को हम प्लस में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं और क्लॉकवाइज को हम उसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो एक प्लस में एक माइनस में आएगा। यहाँ पे ये प्लस में है तो दूसरा किस में आएगा, क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन सेम है तो वो भी प्लस में आएगा। तो 10I1 प्लस IR इज इक्वल टू कितने वोल्ट की बैटरी है, सेल है इसमें 10। ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे I2 था क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने में हम I2 की जगह पे रख देंगे I1 माइनस का I, और इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5I1 माइनस I माइनस IR इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5I1 माइनस 5I माइनस का IR इज इक्वल टू 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सिंपल चीज़ है। सिंप्लीफाई जो होता है मैथ फिज़िक्स में, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन के अंदर आता है और कैलकुलेशन आपको आपकी जो है वो प्रैक्टिस से मजबूत होती है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसमें। ठीक है। अब इसमें इक्वेशन 2 है, माइनस कर देंगे हम इक्वेशन 1 को, लेकिन क्योंकि हमें इक्वेट करना है तो इक्वेशन 1 में हम 2 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंटू 2। अब इसको बेटा सॉल्व कर देंगे, ये है बेटा इक्वेशन 2 10I1 प्लस IR। ठीक है, माइनस का इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 इंटू 2 कितना हो गया 10I1, 5 इंटू 2 10I, 2IR इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया माइनस का, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो 2 2 जा 4। अब बेटा ये इक्वेशन हमें सॉल्व कर देती है, इक्वेशन सॉल्व करके हमें इक्वेशन सॉल्व करके आपको बेटा कुछ ऐसा मिलेगा 3IR प्लस 10I इज इक्वल टू 6। इसको हम और सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो IR बचेगा, 10/3 आ जाएगा और 6/3 कितना हो गया 2। इसमें से हमने I कॉमन और ले लिया। तो फॉर्मूला बेटा ये होता है इसके अंदर कि जो E इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इफेक्टिव। ये स्मॉल r क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और E इफेक्टिव क्या है आपका इफेक्टिव EMF। अब कंपैरिजन कर लेंगे तो E इफेक्टिव की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और R इफेक्टिव की जगह पे क्या आ रहा है बेटा आपका 10/3 ओम। तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पल पेपर में आया हुआ है बेटा, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। और ये टाइम अभी आपका सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करने का चल रहा है। तो लाइक n आइडेंटिकल सेल्स हैं ऑफ EMF। ये आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हम लेते हैं सेल्स को, जब हम सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इसके अंदर हम EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, जिसमें कि हम सीरीज में और पैरेलल में सेल्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो इसमें कह रहा है n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं, n का मतलब बहुत सारे सेल्स हैं जिसको हमने n कंसिडर कर लिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी स्मॉल r आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रजिस्टर कैपिटल R। एक कैपिटल R रजिस्टर से हमने कनेक्ट कर दिया है n सेल्स को जिनका EMF E है, तो NE हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा इन सेल्स का, बहुत सारी सेल्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी n स्मॉल r हो जाएगा। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसने कैपिटल R लिया है। डिड्यूस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड पार्ट है इसका, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन
फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, इसके अंदर सेकंड पार्ट है इसका, हाउ डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, तो बेटा आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर। अब इसमें एन सेल्स हैं तो उनका जो ईएमएफ हो जाएगा एन ई हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्योंकि इसमें एन सेल्स हैं उनका ईएमएफ एन ई है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल एन स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे भी जोड़ दोगे तो भी आपका ये करेक्ट होगा। सेकंड पार्ट है, ऑन हीटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीजेस। ठीक है, अब जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो सेल है, सेल का केमिकल होगा, उसके उनके जो एटम्स होंगे, ठीक है, उनके एटम्स में मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके कारण होगा, जो सेल है या बैटरी है उसके केमिकल के कारण ही तो होता है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो डिक्रीज़ होता है, ये ध्यान रखेंगे आप जब हीटिंग करेंगे हम इसके अंदर। तो हीटिंग करेंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस मच फॉर दिस टॉप। 3 क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।